Hello and welcome to Bimochana Edu, formerly known as the Bimochana IAS. This is the series of Geography optional and we are doing Climatology, which is module 3 of our series. It is the continuation of our last class, जहाँ पर हम लोग एयर मासेस डिस्कस कर रहे थे। एयर मासेस के अंदर हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिए थे, जिसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस की थी और फॉर्मेशन पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, नॉर्मली अगर मेरा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन का, तो मेरे जो लास्ट के जो 2 वीडियोस है ना, उससे आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बट एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड तैयारी कराऊंगा और आप लोगों को कोई भी बाहर का दूसरा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को इसमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। अब ये क्लासिफिकेशन के अंदर भी हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग हर जो एयर मास है उसका हम लोग क्या करेंगे हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे अपना, ठीक है, इम्पैक्ट देखेंगे। बट क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मैं ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं करूंगा। जितनी अपन लोगों को जरूरत होगी हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे और मेन जो क्लासिफिकेशन थे वो 6 देखे थे, लेकिन विद द डीप रिसर्च मेरे को ये समझ में आया कि हम लोगों को जो केवल 5 टाइप के जो एयर मासेस हैं वही हम लोगों के लिए इनफ है। उतना ही हम लोग नोट्स बनाएंगे, उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए आगे एक सरप्राइज भी है, मैंने सरप्राइज प्लान किया। आज के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बीच में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक ये समझ में आया कि ये टॉपिक इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख दो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि हम लोगों को डिटेल में जाना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है कुछ कमी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज लाइक करो, शेयर करो थोड़ा सा, ठीक है। अब स्टार्ट करें अपन लोग। देखो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर मासेस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लोग पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम लोग इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस देखेंगे। अब इसको मैंने 1 क्यों रखा है, क्योंकि आज मैं 5 एयर मासेस के इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस को डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद जो ओवरऑल जो चीजें हैं उसको हम लोग लास्ट में कल कंक्लूड कर देंगे। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। अब कई लोग होंगे जो लोग बोल रहे होंगे, अरे सर आप लोग तो एक ही टॉपिक को इतना ज्यादा खींच रहे हो, इससे पहले तो आपने किसी भी टॉपिक पे इतना ज्यादा नहीं खींचा है। भाई द आंसर इज कि जो एग्जाम के लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट है वो चीज तो मैं कराऊंगा ही ना। और वैसे मैं इसको 2 वीडियो में ही फिनिश कर देता, बट क्या करें अपन लोग यूट्यूब की लिमिटेशंस के कारण छोटे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको कंप्लीट तो कराना पड़ेगा। और आपके नोट्स भी इतने बड़े नहीं बनेंगे जितना आप सोच रहे होगे। भाई एक बात बताओ, अगर मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया तो आप लोगों के 10 से 15 मार्क्स तो 100% कंप्लीट हो जाएगा ना। भाई अगर आपके पास 10 पेज के अगर नोट्स बन गए, अगर 10 पेज के नोट्स बन गए और उसमें से अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके लिए तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना। इसके बाद आप लोगों को ना तो आपको करंट अफेयर देखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई दूसरा मटेरियल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स थोड़ा सा तो कराना पड़ेगा ना डीप में। ऐसा नहीं है कि मैं ओवरलोड। भाई अभी देखो मैं आप लोगों को ना सिलेबस और PYQ दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस में जो ब्लू वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, येलो वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है एयर मासेस, ठीक है। पेपर नंबर 2 का भी आप देख लो, अभी तक कुछ नहीं करवाया तो मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। PYQ देखो क्लासिफिकेशन, पूरा क्लासिफिकेशन, फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूछ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं। और कितनी बार क्वेश्चन आया लास्ट 45 ईयर्स में, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ये तो देखो कम से कम नॉर्मली। अब देखो रिसेंटली, अभी इससे पहले जो हमने 2 वीडियोस में डिस्कस किया था ना, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था 2001 तक का तरीका, कि जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता था। अब आप लोगों को पता है कि अभी क्या होने लगा है, इंटरलिंक होने लगी है चीजें। जब इंटरलिंक होने लगेंगी तो केवल बेसिक से तो काम चलेगा नहीं, है कि नहीं है। तो हम लोगों को अपना भी तो पैटर्न बदलना पड़ेगा ना नोट्स का। अगर हम लोगों के नोट्स वैसे नहीं होंगे तो हम लोग आंसर कैसे लिख पाएंगे। और जब हम आंसर लिख के आएंगे, मान लो आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे नोट्स कंप्लीट है, तो आप जब एग्जाम के अंदर जब आंसर लिख के आओगे ना, तो आप लोगों को उस टाइम पे तो लगेगा कि अरे वाह मैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन करके आया हूँ, मेरे को 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। द आंसर इज नो। आप लोगों को ना वो 5 मार्क्स भी नहीं देगा अगर आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसीलिए हम लोगों को पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो इसमें अब क्या पूछने लगा है, इम्पैक्ट पूछने लगा है, अफेक्ट पूछने लगा है कि आप लोगों को कौन कौन से अफेक्ट करने लगे हैं। फिर ये भी इम्पैक्ट पूछने लगा है, देखो इन्फ्लुएंस पूछने लगा है, ठीक है। एक बार तो देखो ये क्वेश्चन 2012 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था
कि कॉन्टिनेंटल पोलर जो एयर मास है ना उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। दैट मीन्स हम लोगों को अलग अलग एयर मास के कुछ कुछ इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, लेकिन मैंने सारे के नहीं किए हैं। मेरे को जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी करेंगे। और हाँ, याद रखना लास्ट तक रुकना है आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। द रीजन बिहाइंड इट कि आप लोगों का जो मैंने 5th वाला जो कराया है ना वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कॉन्गो बेसिन का ज्यादातर आप लोगों को बहुत ज्यादा न्यूज देखने को मिल रही है। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली, है ना। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है। वेट में आप थोड़ी सी पेन का कलर चेंज कर लूं, तो मैंने अगर कलर कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोगों को फुली 100% आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड चीज चाहिए तो प्लीज लास्ट तक ये वीडियो देखना, नोट्स बनाना। अपने सब लोग अपने अपने नोट्स तैयार कर लो, मतलब अपने रजिस्टर्स निकाल लो और साथ में लिखते चले जाओ कि बाद में आप लोगों को डबल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैं ये वीडियोस देख रहा हूँ। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि कितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जिससे मैं ये कॉन्फिडेंस हो जाऊं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं। क्या पता अगर कोई भी नहीं देख रहा होगा तो मुझे क्या मतलब है इससे बनाने से। अगर मेरे वीडियो से अगर एक इंसान को भी बेनिफिट मिल रहा है कि भाई मैं पूरा तरीके से उसको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँ कि एग्जाम के अंदर वो करके आ पाए, तो मैं पूरा का पूरा 100% ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। अगर मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में 2 या 3 महीने में ये सीरीज बंद हो जाए, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि कोई नहीं देख रहा तो क्या मतलब है इस चीज का, है कि नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस, देखो मैं पूरा का पूरा नोट्स बेस पे मैंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है, तो अब ये मत समझना कि ये मैं चीज रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में करा दी थी। भाई अगर आपके पास इम्पैक्ट का कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या आप डायरेक्ट इम्पैक्ट लिखाओगे क्या? उसका इंट्रोडक्शन उसकी सब चीजें लिख के आओगे ना। तो वही चीजें है कि मैंने नोट्स बेस पे इसको कर लिया है। आप लोगों के जैसे नोट्स बनेंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट वैसा का वैसा आप लिख के आ पाओगे। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। तो देखो डेफिनेशन अपन लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, एयर मास की डेफिनेशन लिख देंगे। एयर मास होते क्या है? लार्ज बॉडी ऑफ द एयर विद द यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं इंटीरियर हाई लैटिट्यूड पर। इंटीरियर हाई लैटिट्यूड में किसको बोलूंगा? ये वाले को बोलूंगा इंटीरियर हाई लैटिट्यूड, जो अपना 60 के थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो इस इलाके में आप लोगों के ये एयर मास जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। और कहां पर होते हैं? ये हमेशा कॉन्टिनेंट है ना, तो कॉन्टिनेंट के ऊपर होते हैं, ठीक है। चाहे वो आप लोगों का क्या होगा, मंचूरिया होगा जो चाइना के साइड है, साइबेरिया होगा और कनाडा होगा। तो मतलब जो ऊपर हाई लैटिट्यूड एरिया है ना, तो वहां पर ये चीजें ओरिजिनेट होंगी। नेक्स्ट इज ये, इसमें अब देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट पर कैसी एयर मास देखने को मिलेगा? वो देखो वहां वाटर तो होगा नहीं, दैट मीन्स वो ड्राई होगा। और पोलर रीजन जो होगा वो ऊपर क्या होता है? बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, तो कोल्ड होगा। अगर कोई भी एयर मास कोल्ड होगा दैट मीन्स वहां पर स्टेबिलिटी हाई होगी, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर तो उठेगा नहीं ना वो अपने उसके कारण, तो इसलिए वो क्या होगा? कोल्ड होगा, ड्राई होगा, स्टेबल होगा। और मेजर ड्राइवर मेजर ड्राइवर होगा ये किस चीज का? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लाइमेट का। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी क्लाइमेट जो चेंजेस आ रही हैं, जो भी चीजें बदल रही हैं, जो भी चीजें फिनोमिना हो रहा है क्लाइमेट के ऊपर, वो इसका ये क्या है? उसका क्या है? ड्राइवर है। मतलब यही आप लोगों को लेके आता है ना। डायग्राम आप चाहो तो ये बना के आ सकते हो नॉर्मली, ये मैंने बना के रखा हुआ है। और या फिर आप सीधा जो मैंने कल के वीडियो में जो डायग्राम बनवाया था, जिसमें मैंने पूरे के पूरे जो एयर मास के टाइप्स थे, क्लासिफिकेशन थे, वो करवाए थे, वो आप लोग बना के आ सकते हो, एक नीचे एक ऊपर। समझ में आई ना ये वाली बात? ये क्या था अपना? सीपी। ये सीपी क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट था, ठीक है। आई ना समझ में ये वाली बात नॉर्मली? आ गई ना? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ओके लिख के मुझे बता दें, और नहीं समझ में आई है तो भी मुझे ओके लिख के बता दें ना। ओरिजिन एंड द फॉर्मेशन, ओरिजिन कहां से होता है भाई? देखो एक तो सारे के सारे जो एयर मास होते हैं वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं कि जो नीचे का जो अपना सोर्स सरफेस है, सोर्स जगह है अपन लोगों की, सोर्स रीजन है, या सरफेस हो चाहे सी हो चाहे कुछ भी हो, तो वो क्या होगा? उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ना, वही प्रॉपर्टी को ऊपर का एयर मास जो होगा वो एक्वायर कर लेगा। अब पोलर रीजन में क्या होगा? पोलर रीजन के अंदर क्या होता है? जो लैंड मास होता है उस पर इंसोलेशन कम होता है, दैट मीन्स हीटिंग कम होती है। उसके बाद ये स्नो कवर्ड होता है ज्यादातर अपना रीजन, और
हाई प्रेशर सेल्स होते हैं यहाँ पर। तो वही तो चीज़ें ये एक्वायर कर लेगा। तो बस वही चीज़ है कि होमोजीनियस लैंड सरफेस पर ये फॉर्म होता है जहाँ पर लो इंसोलेशन होगा, स्नो कवर्ड लैंड होगा, हाई प्रेशर सेल होंगे, साइबेरियन हाई और कैनेडियन हाई एग्जाम्पल के तौर पे। लॉन्ग रेसिडेंस टाइम अलाउ एयर टू अक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोर्स रीजन। मतलब सोर्स रीजन किसको बोलते थे? ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द एंड एयर मास डेवलप्स, है कि नहीं है। अब देखो आप लोगों को मैं एक होमवर्क है ये चीज़ का कि आप लोगों को इनके ना क्या बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। मैंने क्या किया है इस वाले वीडियो में ज़्यादातर डायग्राम और नहीं बनाए हैं, आप लोगों को खुद हैंड में डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे। समझ में आई ना ये वाली बात। ना प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इस एयर मास की? भाई एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, मतलब सर्दियों में तो कितना पहुंच सकता है? -30 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है साइबेरिया रीजन में। मॉइस्चर क्या होगा? आप चूंकि कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट पर है, तो बहुत लो मॉइस्चर होगा। क्यों? क्योंकि फ्रोजन लैंड है और लिटिल इवेपोरेशन हो रहा है, बहुत कम इवेपोरेशन हो रहा है ना। स्टेबिलिटी हाई होगी। क्यों? क्योंकि सप्रेस्ड वर्टिकल कन्वेक्शन हो रहा है। प्रेशर क्या होगा? एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन्स, स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन के साथ एसोसिएटेड है। मतलब एंटी साइक्लोन होते क्या है? हाई प्रेशर सेल होते हैं विद द डिसेंडिंग एयर। इसमें क्या होता है? डिसेंडिंग एयर में बनती है ये चीज़। समझ में आई नहीं वाली बात? नॉर्मली अगर समझ में आई तो ओके कर दो कमेंट सेक्शन में। नाउ डायनामिक रोल इन द वेदर सिस्टम। अब देखो अब आएंगे अपन रोल्स एंड इम्पैक्ट के ऊपर धीरे धीरे। समझ में आने वाली बात। अब अपन मेन जो आज का टॉपिक है उसको अपन बात करते हैं। तो डायनेमिक रोल इन द वेदर सिस्टम, पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी किसने दी थी? विजकनेस ने दी थी 1922 में। विजकनेस ने दी थी 1922 में। मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर जो है वो इंटरेक्ट करता है मेडिटेरेनियन ट्रॉपिकल से, मेडिटेरेनियन सॉरी मैरीटाइम ट्रॉपिकल से। मैं क्या बोल रहा हूँ ये, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैरीटाइम ट्रॉपिकल से, है ना। तो पोलर फ्रंट थ्योरी किसने दी थी? विजकनेस ने दी थी। उसने बोला था कि जो हम लोगों का कॉन्टिनेंटल पोलर है वो इंटरेक्ट करेगा मैरीटाइम ट्रॉपिकल से, जिससे हम लोगों का साइक्लोजेनेसिस होगी मिड लैटिट्यूड के अंदर। दैट मीन्स डायग्राम कैसे बना क्या होगे? ये मेरा बन गया, ये यहाँ पर मेरा CP है, ठीक है, ये भी मेरा CP कर सकते हो। और मेरा MT जो है यहाँ पर है MT, मैरीटाइम ट्रॉपिकल है ना, क्योंकि यहाँ वाटर है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा? यहाँ पर मेरे साइक्लोन्स बनेंगे, मतलब साइक्लोन्स बनेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये पोलर फ्रंट थ्योरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा अलग टेम्परेचर का पोलर है, एयर मास है, यहाँ पर मेरा अलग तरीके का एयर मास है। तो इन दोनों के बीच में जो टकराएगा ना उसको अपन लोग बोलते हैं फ्रंट्स। क्या बोलेंगे? फ्रंट्स। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को अगले वीडियोस में बताऊंगा कि क्या होते हैं अपने फ्रंट्स, ठीक है। ब्लॉकिंग हाई, ब्लॉकिंग हाइस। अब देखो चाहो तो आप डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बना के सकते हो या फिर ये वाला डायग्राम बना के सकते हो। देखो ये अपना CP जो है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है? MT से कर रहा है, हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या बनेंगे? ऑब्वियसली बात है, इनस्टेबिलिटी आएगी, है कि नहीं है। नाउ वेट, वेट फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस। हाँ, तो ब्लॉकिंग हाइस, परसिस्टेंट जो अपना कॉन्टिनेंटल पोलर है ना हाई प्रेशर का, वो ब्लॉक करता है वेस्टर्लीज को प्रोलॉन्ग टू द कोल्ड वेव्स, ठीक है। ये रोल्स है ना वेदर सिस्टम के अंदर, डायनामिक रोल्स, ठीक है। तो क्या करेगा आप लोगों को? प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड वेव्स को क्या करेगा? ये ब्लॉक करेगा ना। पोलर वर्टेक्स लिंक की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिनेंटल पोलर जो है आउटब्रेक करेंगे लिंक्ड टू द वीकनिंग पोलर वर्टेक्स ड्यू टू द आर्कटिक वार्मिंग। क्या? आउटब्रेक करेंगे लिंक टू द वीकनिंग पोलर वर्टेक्स ड्यू टू द आर्कटिक वार्मिंग। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। सेकेंड इज, अब अगर मैं ग्लोबल क्लाइमेट रोल की बात करूं तो देखो क्या क्या करता है ये पूरे क्लाइमेट का, पूरा में क्या करता है अपना CP, ठीक है। अपन इसका पूरा देखेंगे क्लाइमेट में क्या क्या करता है। पहला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स। क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आती हैं। ये क्या करता है आप लोगों का? ये लेकर आता है फ्रीजिंग कंडीशन। कहाँ पर? कनाडा में, USA में, साइबेरिया में, चाइना में और नॉर्थ यूरोप के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे USA में पोलर वर्टेक्स इवेंट हुआ December 22 में, जिसमें आपका -40 डिग्री सेल्सियस तक मिड वेस्ट में टेम्परेचर हो गया था। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? नोट्स में लिखने पड़ेंगे, जिससे आप लोग डायरेक्ट उसमें यूज करके आ पाओ, ठीक है। सेकेंड इज साइबेरियन हाई या इंडियन विंटर। साइबेरियन हाई या इंडियन विंटर। तो इसमें क्या होगा? कोल्ड
कोल्ड कॉन्टिनेंटल पोलर एयर फॉर्म जो होगी ना, वो आप लोगों का साइबेरियन हाई, जो कि ड्राइव करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून को, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे कि ये इसका मेरे को डायग्राम बता दो या बता दो, भाई जब हम मानसून पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून वगैरह जब पढ़ते जाएंगे तो हम लोग उसी टाइम पे कर लेंगे, है ना। तो क्या होता है, ये वाली चीज़ क्या होती है, आप लोगों की लेकर आती है। तो डायग्राम के लिए यहाँ पर जगह छोड़ना, एग्जाम के अंदर अब आप लोगों को डायग्राम यहाँ पर बनाकर आना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले से आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून ओवर द इंडियन ओशन। ठीक है। नाउ केस स्टडी, तमिलनाडु की जो विंटर रेनफॉल जो होता है ना, नवंबर से जनवरी में जो होते हैं, वो पूरा साइबेरियन हाई से लिंक करता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मल। नेक्स्ट इज फ्रंटोजेनेसिस। क्या है, फ्रंटोजेनेसिस। नाउ बाउंड्री बिटवीन द कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो एयर मासेस अगर आपस में टकराएंगे तो वहां पर क्या होंगे आप लोगों के, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन या फिर इनस्टेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो वैसे तो अपने क्या बनेंगे, इनस्टेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो ये फ्रंटोजेनेसिस मतलब दो फ्रंट आपस में टकराने से क्या होगा, फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, मीटिंग विद द कौन सी, मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर से मिलता है ये, मतलब मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स के ऊपर मिलेगा। एग्जांपल टोर्नाडो अलाई इन यूएसए। जब अपन लोग फ्रंटोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे ये चीज़ आप लोगों को और अच्छी समझ में आ जाएगी, जहां पर गल्फ इन मेरीटाइम ट्रॉपिकल कोलाइड्स करते हैं कैनेडियन कॉन्टिनेंटल पोलर पर। ठीक है, कोल्ड वेव की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जनवरी में 2023 में 4 डिग्री सेल्सियस 1.4 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द सीपी इंट्रूजन हुआ था। यूरोप में जनवरी 2021 में सीपी आउटब्रेक हुआ था। अब सीपी में बार बार कॉन्टिनेंटल पोलर नहीं बोलूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड स्नोफॉल इन स्पेन हुआ था फिल्मेना में। इम्पैक्ट ऑन द ओशन। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया कि ओशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो कोल्ड सीपी एयर ओवर द गल्फ स्ट्रीम्स, कहाँ पर, एयर ओवर द गल्फ स्ट्रीम इनहांस द नॉर्थ अटलांटिक स्टॉर्म्स, इनहांस द नॉर्थ अटलांटिक स्टॉर्म। जापान के अंदर कोल्ड सीपी फ्रॉम द साइबेरिया वार्म द क्रूसियो करंट, हैवी स्नोफॉल नाइगाटा रीजन। ठीक है, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो प्लीज एक बार ओके कमेंट में लिख दें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हम लोगों के ह्यूमन एक्टिविटीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, है कि नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहली बात तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि फ्रॉस्ट जो होती है ना, वो डैमेज कर जाती है नॉर्थ अमेरिका में, किसको, वीट क्रॉप को, है कि नहीं है। एनर्जी डिमांड, हाई हीटिंग रिक्वायरमेंट हो जाती है यूरोप और यूएसए में, क्यों, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट में ये डिस्टर्ब करता है एविएशन को और शिपिंग को, आर्कटिक रूट्स को भी, है कि नहीं है, पूरे के पूरे, क्यों, क्योंकि भाई सर्दी हो गई है। डिजास्टर इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, 2021 में टेक्सास फ्रीज हो गया था, 2200 प्लस डेथ्स हुई थी, $200 बिलियन के ऊपर उनका लॉस हुआ था, है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों का ह्यूमन पे भी इम्पैक्ट कर जाएंगी। तो अपन लोगों ने अलग अलग डायमेंशंस देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज लिंकेजेस देख लो, आईपीसीसी की AR6 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक वार्मिंग जो होती है रिड्यूस कर रही है आप लोगों का सीपी स्टेबिलिटी को, मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर स्टेबिलिटी को, जिससे इंक्रीज हो रहे हैं फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम कोल्ड स्नैप्स, क्या, एक्सट्रीम कोल्ड स्नैप्स इन द मिड लैटिट्यूड, कहाँ पर, मिड लैटिट्यूड के अंदर। 2023-2024 की रिपोर्ट के मुताबिक जेट स्ट्रीम जो हो रही है वो वीक हो रही है, जो कि अलाउ कर रही हैं सीपी को टू डिप फर्दर साउथ की तरफ आती जा रही हैं। वैसे क्या होता है, ज़्यादातर आप लोगों का नॉर्थ में ही रहती है ये, लेकिन और ज़्यादा साउथ में आती जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारी तरफ सर्दियाँ बढ़ती चली जाएंगी और इनस्टेबिलिटी घटती चली जाएगी, तो भाई मानसून पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना फिर इसका मतलब। नाउ जनवरी एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जनवरी 2024 में शिकागो फ्रीज हो गया था, -29 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच गया था। केस स्टडीज देखो, वेट, केस स्टडी देखो, यूएसए बॉम्ब साइक्लोन, यूएसए बॉम्ब साइक्लोन दिसंबर 2022 में सीपी वर्सेस एमटी क्लैश हुआ, जिससे ब्लिजर्ड आया और पावर आउटेज हुआ। यूरोप कोल्ड वेव में 2021 में स्टॉर्म फिलोमेना आया, जो कि लिंक होता है सीपी आउटब्रेक से ही। इंडिया में कोल्ड वेव आई थी जनवरी 2023 में, याद हो तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लिंक किया था साइबेरियन हाई और सीपी के इंट्रूजन को। जापान स्नो स्टॉर्म्स जो था 22 में आया था, जो साइबेरियन सीपी और वार्म क्रूसियो से आया था। समझ में आने वाली केस स्टडी लिख सकते हो। तो डायग्राम अगर आपको एग्जाम में बना के आने हैं तो आप क्या बना सकते हो, एक तो पहली बात तो सीपी सोर्स रीजन बना के आ सकते हो, कनाडा साइबेरिया वाला।
पोलर फ्रंट सिमेटिक बना सकते हो। अब जब फ्रंट पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम पे पोलर फ्रंट के सिमेटिक बना लेना। तो अभी जो भी लोग अपने नोट्स तैयार बना रहे हैं तो उसमें इतनी सी जगह छोड़ देना कि आप लोगों का छोटा सा डायग्राम बन जाए, ठीक है। नॉर्मली आप नेक्स्ट डायग्राम आप बना के आ सकते हो इंडिया का मैप का, जो शो करेगा आप लोगों का सीपी इंट्रूजन को और नॉर्थ ईस्ट मानसून को। जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे ये चीज़ ऑटोमेटिक आप लोगों को बन जाएंगी। वैसे तो कुछ नहीं है, सिंपल सा आप लोगों को पोलर फ्रंट सिमेटिक बनानी है ना, कुछ मत करना। सीपी को ऐसे लेना, एमटी को ऐसे लेना, ठीक है। यहाँ पर एक कैनेडा टाइप का कैनेडा बना देना, टाइप का क्या बना देना, कैनेडा बना देना। यहाँ पे एमटी वाली चीज़ ये आ रही है। आप क्या करोगे, दोनों के इंटरेक्शन आप दिखा दोगे इस तरीके से, बस ये बन गया आप लोगों का ये वाला डायग्राम, ठीक है। क्योंकि दो फ्रंट बनना है ना, देखो इस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट इज इंडिया का मैप बनाना है जो कि शो करेगा सीपी इंट्रूजन को नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ। ये अपन जब मानसून करेंगे तब उसी टाइम पे डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि सीपी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है, तो इसको वो करेगा आप लोगों का, है कि नहीं, डायग्राम बना के तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अपन लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ये अपन मानसून के टाइम पर बनाएंगे। समझ में आने वाली बात, ठीक है। अब देखो मैंने जो पहला जो आपको बताया ना, सेम इसी फॉर्मेट में मैं चलने वाला हूँ, सारे के सारे चारों पांचों अपने जितने भी मैंने कराऊंगा आज। तो अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलते हुए सीधा सीधा बताऊंगा कि ये वाला डायमेंशन है आप इसमें ये लिखाना, ये वाला डायमेंशन है आप इसमें ये लिखाना। जो समझाने की जरूरत होगी वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। द सेकेंड इज मैरीटाइम पोलर एयर मास। अब क्या करेंगे अपन, मैरीटाइम पोलर एयर मास। अब मैरीटाइम से आप समझ पा रहे होगे, मैरीटाइम मतलब आप लोगों को क्या होगा, मॉइस्ट होगा, ठीक है। पोलर का मतलब आपका बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, कोल्ड होगा, है कि नहीं है। तो वही चीज़ अपन लोग करते जाएंगे, कोल्ड मॉइस्ट एयर मास, लो टेम्परेचर होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगी, फॉर्म्ड ओवर द कोल्ड ओशनिक रीजन बिटवीन 40 to 70 डिग्री लैटिट्यूड, है कि नहीं, 40 से 70 डिग्री लैटिट्यूड तक ये फॉर्म होगा। सोर्स रीजन, अब देखो पोलर ही बात है ना, तो वही चीज़ हो गई। सोर्स रीजन जो होंगे आपके नॉर्थ अटलांटिक मतलब नियर आइलैंड, नॉर्थ सी, नॉर्थ पैसिफिक मतलब ऑफ अलास्का या सदर्न ओशन हो सकता है, ठीक है। वही वाली बात है, पूरा नॉर्दर्न में ही बना के आओगे, डायग्राम में भी बनाओगे ना तो नॉर्दर्न में बनाना। बस क्या करोगे आप लोग ओशन के ऊपर बनाना, ये वाले समझ में आना ना, एमपी वाला जो बनाओगे आप लोग ओशन के ऊपर बनाओगे। बस वही चीज़ है जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे ना कल के वीडियो में, वही चीज़ अपन लोग कर रहे हैं। कीवर्ड क्या लगा सकते हो, कोल्ड मैरीटाइम ओरिजिन है, कोल्ड सरफेस होगा, मॉइस्चर रिच एनवायरमेंट होगा, क्यों, क्योंकि मैरीटाइम में आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, टेम्परेचर कूल टू कोल्ड होगा, डिपेंडिंग लैटिट्यूड कौन सा है, मतलब 40 डिग्री होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कूल होगा, और अगर आप लोगों का 70 होगा तो कोल्ड होगा, है कि नहीं है। ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, ये पिकअप करता है वाटर वेपर ओवर द ओशन को। स्टेबिलिटी कैसी रहेगी भाई, अनस्टेबल होगा, क्यों, जब आप लोगों का ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा, क्या, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स पोल से लेकर आपका इक्वेटर की तरफ या ट्रॉपिक्स की तरफ जो होगा मूव करेगा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे इनस्टेबल होता चला जाएगा, अनस्टेबल होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा ना। तो वही चीज़ है कि ये अनस्टेबल हो जाएगा जब मूव करेगा ओवर द वार्मर लैंड या ओशन, चाहे किसी भी गर्म इलाके में तो जाएगा, लीडिंग टू द रेनफॉल। इससे क्या होगा, आप लोगों का रेनफॉल होगा, क्यों, क्योंकि मॉइस्ट है ना, है ना। ना क्लाउड्स देख लो, क्लाउड जो होंगे प्रोड्यूस स्ट्राटस एंड द निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। कौन कौन से क्लाउड, स्ट्रेटस और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स आते हैं, मतलब ये लो थिक होते हैं, लो थिक क्लाउड कवर होते हैं, ठीक है ना। सीजनल नेचर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्गर इन द विंटर में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रेटर लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। समझ में आए ये कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब क्या करेंगे, क्लाइमेट इंपैक्ट देखो, क्लाइमेट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है इनका। तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मिड वेट विंटर्स होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, मिड वेट विंटर होंगी, क्यों, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगा प्लस एमपी एयर होगी, इसीलिए आप लोगों के नॉर्दर्न यूरोप में ना मिड वेट विंटर्स होती हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है और एमपी एयर होती है, मतलब मैरीटाइम पोलर एयर होगी, ठीक है। ईस्टर्न यूएसए और कनाडा की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्वेंट स्नोस्टॉर्म्स आती है विंटर में, जब मेरा सीपी या फिर एमटी से मीट करता है, किससे, एमपी जब मीट करेगा सीपी या फिर एमटी से। समझ में आने वाली बात, मैरीटाइम पोलर जो है मेरा किससे मीट करेगा, सीपी से करेगा, एमटी टी जो है कैपिटल होगा, सी पी जो होगा कैपिटल हो गया, और एमटी जो होगा ये हो गया, और जो मेरा एमपी है
MP है, ये तो MP यहीं पे तो रहेगा सेम लैटिट्यूड के अंदर, तो MP, ये M छोटा होगा, P बड़ा होगा, तो ये तीन या तो इससे इंटरेक्ट करेगा या इससे इंटरेक्ट करेगा। तो एग्जाम में आप इस तरीके का डायग्राम बनाकर रख सकते हो। तो जापान और कोरिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हैवी स्नोफॉल होता है, कहां पर, वेस्टर्न कोस्ट पर विंटर में वेस्टर्न कोस्ट पर जो आप लोगों के क्या होते हैं, हैवी स्नोफॉल होता है। सी ऑफ जापान इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सदर्न हेमिस्फीयर की मैं बात करूं तो चिली और न्यूजीलैंड में जो होता है वो कूल मॉइस्ट मैरीटाइम क्लाइमेट होता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल और द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों तरीके के इम्पैक्ट होंगे ना, चाहे पॉजिटिव होंगे चाहे नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे भाई, पहली बात तो ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर को, कहां पर, यूके वीट में और पास्चर्स में। नाउ कीप द नॉर्थ वेस्ट यूरोप माइल्डर देन दी कनाडा, क्योंकि भाई नॉर्थ वेस्ट यूरोप को क्या करेगा, थोड़ा सा माइल्ड करके रखेगा जो सेम लेटीट्यूड पर है, ठीक है। कनाडा पर क्या होगा, अलग होगा, और यूके पे जो होगा, सॉरी यूरोप में जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा माइल्ड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोलर वाली चीज हो गई ना। नाउ नेगेटिव चीज क्या हो जाएगी इसके अंदर, एक्सेसिव रेन आ जाएगी भाई, है, जो कि आप लोगों का हैम्पर करेगा हार्वेस्ट को। यूके फ्लड्स आई थी 2019 में, 23 में, याद होगा। स्नो स्टॉर्म्स डिस्टर्ब जो होंगे ट्रांसपोर्ट को करेंगे और इकोनॉमी और कनाडा में और यूएसए में रखेंगे। समझ में आने वाली बात, अगर समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ओके लिख देना, और नहीं आया तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आई नीड योर फीडबैक, ठीक है। नाउ हेल्थ एंड सोसाइटी इंपैक्ट देखो, हेल्थ और सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, अगर कोल्ड वेव आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, निमोनिया रिस्क होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेट कंट्री है उसके अंदर, ठीक है। स्टॉर्म सर्जेस जो होंगी ना, वो होंगी स्टॉर्म सर्जेस और कोस्टल फ्लडिंग जो होंगी जब होगा, एमपी डोमिनेंस होगा ना, क्योंकि क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है एमपी वाले में। एमपी मतलब मेरीटाइम पोलर की बात कर रहा हूँ, बार बार याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। विंटर हीटिंग कोस्ट इंक्रीज इन द यूरोप एंड दी कैनेडा, विंटर हीटिंग कोस्ट जो होगी वो कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई सर्दी पड़ रही है, एमपी है, तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। सर्दियों में आप लोगों को हीटर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। डिजास्टर और हजार्ड्स आते हैं, एग्जांपल के तौर पे यूके फ्लड आई थी 2015 और 20 में, परसिस्टेंट एमपी सिस्टम और अटलांटिक डिप्रेशन के कारण। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 2015 और बॉस्टन रिकॉर्ड में स्नो स्टॉर्म हुआ था, क्यों, क्योंकि एमपी इंट्रूजन हुआ था। जापान 22 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नो ड्यू टू द एमपी और सी ऑफ जापान इफेक्ट हुआ था। केस स्टडी देख लो, वेस्टर्न यूरोप जो होगा माइल्डनेस होगा डिस्पाइट द हाई लैटिट्यूड, यूके आयरलैंड विंटर रिमेन माइल्ड बिकॉज ऑफ द एमपी ब्रिंग टू द मॉइस्ट एयर वार्मर बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में अगर मैं बात करूं, नॉर्थ ईस्टर्स जो है वो यूएसए में है, वो इंट्रैक्शन ऑफ द कोल्ड एमपी विद द वार्म एमटी गल्फ स्ट्रीम, इससे क्या हुआ, ब्लिजर्ड्स आया न्यूजीलैंड के अंदर। तो 2022 में स्टॉर्म्स आई जिससे उनको $5 बिलियन का लॉसेज हुए। नाउ होकाइडो जापान के अंदर हैवी स्नोफॉल हुआ था ड्यू टू द एमपी क्रॉसिंग द वार्म जापान सी। समझ में आने वाली बात, सारे डायमेंशंस आपको समझ में आए, नॉर्मली कुछ नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। नाउ क्लाइमेट चेंज का अगर मैं एंगल देखूँ, क्लाइमेट चेंज अब फ्यूचर की अगर बात करूँ तो फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो देखो, वार्मिंग ओशन में रिड्यूस द एमपी कोल्डनेस, बट अगर जैसे मेरा ओशन जो हो रहा है ना वो वार्म हो रहा है, तो ये मेरा एमपी कोल्डनेस को तो वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, मतलब मेरे टाइम पोलर को तो कोल्डनेस को रिड्यूस कर देगा, बट मॉइस्चर इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि वार्म हो रहा है ना, तो हैवियर, तो इससे क्या होगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, आर्कटिक रीजन जो है वो आप लोगों का और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, इससे क्या होगा, आप लोगों का पोलर जेट होंगी वो वीक हो जाएंगी। अनयूजुअल एमपी इंट्रूजन होगा, है ना, एमपी मतलब मेरे टाइम पोलर इंट्रूजन होगा इनटू द मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड में पहुंच जाएगा वो चीज़, अभी तक हाई लैटिट्यूड में था, अब वो मिड लैटिट्यूड में जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे यूएसए का पोलर वर्टेक्स हुआ था 2021 और 2022 के अंदर, इंक्रीज्ड फ्लडिंग रिस्क इन द यूके यूरोप ड्यू टू द वेटर एमपी सिस्टम, है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो डायग्राम आप चाहो तो सिंपल, देखो मैं ये वाले डायग्राम की बात कर रहा था, पहले वाले में भी आप डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हो। देखो एमपी कहाँ है मेरा, ये रहा, एमपी किससे इंटरेक्ट कर सकता है, सीपीयू से। 1 मिनट में वो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ।
एमपी टीपी से भी इंटरेक्ट कर सकता है, एमटी से भी कर सकता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो एमपी नीचे भी कर सकता है, आ सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर आ सकते हो। सेकंड, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बताऊँ तो एमपी जो है वो कहाँ पर है, यूरोप के अंदर, ये वाला यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एमपी कर सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, डायग्राम बना के आ सकते हो। यूएसए में स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो यूएसए के अंदर स्नो स्टॉर्म्स आएगी, ठीक है। एमपी से जापान, और जापान में क्या होगा, स्नोफॉल आएगा जापान की तरह, ये रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एमपी तो है पूरा का पूरा, देखो ये एमपी तो चल रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, स्नोफॉल आएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बनाकर आ सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो, जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था, दिस इज द सरप्राइज फॉर यू, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप ये देखो कि जो मैंने आप लोगों को ये टॉपिक बताया है उसके अंदर मॉडल आंसर्स लिख दिया है, जो आप लोग डायरेक्ट आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन करके आ सकते हो, जिसके अंदर मैंने डायरेक्ट इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये चीज मैंने की हुई है कि नहीं है, ये तीनों के तीनों चीज है। तो आप लोग आराम से पॉज करके ये अपने, या तो एक बार पढ़ के आप समझ लो, या फिर अपने नोट्स में ही लिख लो, और बार बार जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इस तरीके से आप आंसर लिख के आ सकते हो। ये सिर्फ एक मॉडल आंसर है, समझ में आने वाली बात। नॉर्मली ये छोटा मैंने इसीलिए लिखा है कि भाई आप पॉज करके डायरेक्ट लिख लेना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट यही आप लोगों का सरप्राइज था, ठीक है। नोट्स, कई लोग नोट्स मांगते हैं, तो ये नोट्स के तौर पे आप लोगों का तैयार हो गया। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई है कि मैं आपको मॉडल आंसर लिख के दूँ, तो प्लीज़ एक बार ओके सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कर देना। मैं 4 या 5 वीडियोज़ में ये करूँगा, उसके बाद अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं ये चीज़ बंद कर दूंगा, ठीक है। नाउ मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, थर्ड इज मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। अब मैरीटाइम ट्रॉपिकल की बात हो गई, तो मैरीटाइम मतलब मॉइस्ट होगा, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, है कि नहीं है। तो मतलब वही चीज़ हो गई, तो क्या हो जाएगा, वार्म होगा, मॉइस्ट एयर मास होगा, मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और हाई ह्यूमिडिटी होगी, फॉर्म्ड ओवर दी वार्म ट्रॉपिकल ओशन। कहाँ पर हो रहा है ये, वार्म ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर फॉर्म होगा, मतलब 20 से 35 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर होगा। तो याद रखना, ये इस तरीके से डायग्राम बना देना, 20 से 35 डिग्री लेटीट्यूड। चाहे नॉर्थ और साउथ की बात करें, जो दोनों के दोनों। ना सोर्स रीजन की मैं बात करूँ तो कहाँ होंगे, अब ऑब्वियसली मतलब 20 से 30 के बीच में होगा, लेटीट्यूड 35 के बीच में होगा, तो क्या होगा मेरा, इधर जो जगह पर पड़ेगा, मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, नॉर्थ इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, इक्वेटोरियल अटलांटिक पैसिफिक। सोर्स रीजन जो होंगे मेरे, द प्लेस वेयर एन एयर मास एक्वायर इट्स प्रॉपर्टीज, जहाँ पर मेरा एयर मास जो होगा वो एक्वायर करेगा प्रॉपर्टीज को। कैरेक्टरिस्टिक देख लो, टेम्परेचर वार्म टू हॉट होगा, ह्यूमिडिटी वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, स्टेबिलिटी अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये कहाँ पर है आप लोगों का, ट्रॉपिकल रीजन पर है। क्यों, क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है कन्वेंशनल रेनफॉल को। मूवमेंट क्या होगा, मूव पोलवर्ड, इंटरेक्ट विद द एमपी या सीपी एयर मासेस से करेगा, जनरेट करेगा साइक्लोन्स को। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं इम्पैक्ट की बात करें अपन लोग, तो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट अगर देखोगे तो क्या क्या है, देखो समर मानसून आएगी इंडिया के अंदर, है कि नहीं। समर में जो मानसून आ रही है इंडिया के अंदर, वो इसी के कारण आ रही है। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो एम्प्टी ब्रिंग, जो कितना मोर देन 70% रेनफॉल को लेकर आता है, यही मेडिटेरेनियन और मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, इसको पूरा लिखना आप लोग अपने अपने नोट्स में, ये पूरा लिखना, एम्प्टी एयर मास, ठीक है। ये क्या करता है, 70% रेनफॉल केवल एम्प्टी एयर मास के कारण आता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, ठीक है। ईस्टर्न यूएसए के अंदर देखोगे तो गल्फ स्ट्रीम एम्प्टी कॉजेज हॉट एंड ह्यूमिड समर। जापान और ईस्ट इंडिया में, ईस्ट एशिया में देखोगे तो एम्प्टी और पैसिफिक जो है वो टाइफून लेकर आते हैं, ठीक है। ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका में अगर बात करोगे तो एमटी और ITCZ मिलकर क्या करेंगे, इक्वेटोरियल हैवी रेनफॉल को लेकर आएंगे। समझ में आने वाली बात, अगर समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में एक बार ओके कमेंट कर दो, या फिर लाइक तो कर ही दो, है कि नहीं है। आप लोग आराम से समझना, धीरे धीरे, कोई समझ में नहीं आएगी, ऐसा लगो भाई जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, आराम से समझो इस चीज़ को। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना। नाउ एग्रीकल्चरल एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वही चीज़ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखेंगे। तो पॉजिटिव क्या होगा भाई, पहली बात तो ये अपने पास बारिश लेके आ रही है, दैट मीन्स मानसून रेनफॉल सस्टेन, इससे क्या होगा आप लोगों का, राइस आएगा, वीट एग्रीकल्चर होगा साउथ एशिया के अंदर, सपोर्ट करेगा शुगर केन और कॉटन इन ब्राज़ील, मेज इन यूएसए। क्या शुगर केन और कॉटन को कहाँ पर सपोर्ट करता है, ये ब्राज़ील में, मतलब अगर ये चीज़ नहीं होती तो ब्राज़ील के अंदर हम लोगों को शुगर केन और कॉटन देखने को कम ही मिलती, और यूएसए के अंदर मेज को ये सपोर्ट करता है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, अब देखो पानी भी बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो दैट मीन्स फ्लड क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती हैं क्रॉप्स को, मतलब
एग्जाम्पल के तौर पे बिहार के अंदर कोसी फ्लड्स, कोसी रिवर को सोर ऑफ द बिहार बोलते हैं ना, तो बिहार कोसी फ्लड्स। नाउ हरिकेन टाइफून डैमेज करते हैं फिशरीज को, पोर्ट्स को और कोस्टल ट्रेड्स को, है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सोसाइटी इम्पैक्ट। भाई हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, भाई बहुत ज़्यादा उमस नहीं होती है ऐसे टाइम पे, तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट से क्या होगा, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होती है जैसे मलेरिया, डेंगू, है कि नहीं, डेंगू बहुत सारी होती है। हीट स्ट्रेस से क्या होगा, अर्बन हेल्थ क्राइसिस होगा, अर्बन हेल्थ क्राइसिस होगा। तो इंडिया में 2022 और 23 में हीट वेव्स आई थी, है ना। सीजनल माइग्रेशंस होंगे, पैटर्न इन्फ्लुएंस बाय दी एमटी। अब ये क्या हो जाएगा, मैरीटाइम ट्रॉपिकल के कारण क्या होता है, आप लोगों का माइग्रेशन होने देखने को मिलते हैं। अब बोलोगे अरे इसमें माइग्रेशन कैसे हो गया, भाई जो लेबर्स होंगे ना वो अवॉइड करते हैं ह्यूमिड समर को, है कि नहीं है। भाई बहुत ज़्यादा उमस वाला इलाका होगा, आप लोग भी देखते होगे अभी जैसे मानसून चल रहा है हम लोगों का, और जैसे धूप खिलती है तो हम लोगों को कितनी उमस फील होती है, तो ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। तो लेबर्स जो होंगी वो अवॉइड करती हैं ह्यूमिड समर्स को, तो इसका मतलब माइग्रेशन भी होता चला जाता है। डिजास्टर एंड हजार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो डिजास्टर और हजार्ड्स भी आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वे ऑफ बंगाल में साइक्लोन अम्फान का एग्जाम्पल ले लो, साइक्लोन मोचा का एग्जाम्पल ले लो 2023 में, कैरेबियन हरिकेन्स आ रहे हैं, जैसे कैटरीना हरिकेन आया 2005 में, इयान हरिकेन आया 2022 में, है ना। हैवी फ्लड्स आए केरला में 2018 में, क्यों, क्योंकि अनोमलस एम्प्टी मानसून आया, है ना, ड्यू टू द अनोमलस एम्प्टी मानसून। समझ में आने वाली बात। नाउ केस स्टडी देख लो, इंडिया का मानसून 2023 में मॉइस्चर इन्फ्लक्स हुआ, एल नीनो दोनों चीज़ हो गई, तब अनइवन रेनफॉल हुआ, ड्रॉट आ गया ईस्ट में, फ्लड आ गया नॉर्थ में, सोचो है कि नहीं है। यूएसए में हीट वेव्स आई 2002 और 2023 में, तो एम्प्टी गल्फ ऑफ मैक्सिको रिकॉर्ड ह्यूमिड हीट, है कि नहीं है नॉर्मली। जापान में 2021 में फ्लड्स आई, पैसिफिक एम्प्टी इंटेंसिफाइड द टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल रेन मतलब नीचे वाला अपना अंदर वाला, है कि नहीं है, इसके अंदर लैंड के अंदर वाला, तो बस वही इंटेंसिफाई कर रहा है टोरेंशियल रेन को। जब अपन लोग पढ़ेंगे ना इसके बारे में तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो नॉर्मली। थिंकर्स एंड कीवर्ड्स देखोगे, अगर लिखना है तो लिख दो ना भाई, डायनामिक क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर रहा है ब्रिजेंकनेस। आई एम सॉरी फॉर दैट, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं इनका नाम ले ही नहीं पाता, मैं ब्रिजेस बोलता हूँ, इनका नाम ब्रिजेंकनेस है, पता नहीं क्या है, ऐसे अजीब से नाम रखते हैं लोग। एम्प्टी इंट्रैक्शन विद द एमपी मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, मॉनसून थ्योरी, हेली एंड फॉलन, सीजनल रिवर्सल ऑफ द एम्प्टी विंड्स ओवर द इंडिया, कन्वेंशनल रेनफॉल आता है, रेनफॉल ड्यू टू द राइज इन मॉइस्ट हॉट एयर, क्लाइमेट चेंज अगर एंगल देखोगे मतलब फ्यूचर वाली बात देखोगे तो क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे क्या होगा, हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर हो जाएगा, जब सी सरफेस टेम्परेचर होगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा एम्प्टी, है कि नहीं है। जब मोर इंटेंस साइक्लोन्स आते हैं, अभी भी आईपीसीसी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लॉन्गर मॉनसून सीजन हो जाएंगे साउथ एशिया में, जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपन लोग। रिस्क ऑफ अर्बन फ्लडिंग हो रहा है, मेगा सिटीज है ना, जैसे मुंबई, मनीला, लागोस, यहाँ पर क्या होंगे, अर्बन फ्लड्स आ सकती हैं यहाँ पर। अभी भी देख रहे हो ना क्या हालत हो रही है हमारे पंजाब की, ठीक है। डायग्राम कैसे बना के आ सकते हो, सिंपल सा बना के सकते हो कि एक मैप बना दो इंडियन ओशन का, पैसिफिक का, जिसमें आप लोगों को वार्म सी दिखाई देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एम्प्टी सोर्स रीजन देखने को मिल रहे हैं। तो देखो मेरा ये हो गया मेरा इंडियन ओशन, ये होता है पैसिफिक ओशन, तो क्या ये यहाँ पर ये पैसिफिक लिखा हुआ है, ये पैसिफिक नहीं है, काट देना। ये एआई से जनरेट किया हुआ, तो एआई को तो आपको पता है कि कैसा पागल इंसान है, ये इंसान नहीं सॉरी कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया पैसिफिक, ये मेरा एम्प्टी यहाँ पर हो गया, एम्प्टी यहाँ पर हो गया, तो आप बना के सकते हो एरोज ऑफ द मॉइस्ट विंड एंटरिंग इंडियन मानसून, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड जापान, ऐसे बना के सकते हो। जब अपन लोग मानसून पढ़ेंगे ना तो एरोज समझ में आएंगे, तो बना के आना। डायग्राम यहाँ पर, डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना अपने नोट्स के अंदर। लेवल देख लो, एम्प्टी हैवी रेनफॉल, साइक्लोन्स और फ्लड्स होते हैं, है कि नहीं है। जब एम्प्टी होगा तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा, साइक्लोन्स होंगे और फ्लड्स देखने को मिलेंगे। वही इसके अंदर भी मॉडल आंसर, अगर इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द ओरिजिन एंड द इम्पैक्ट ऑफ द मैरीटाइम एयर मास विद द सूटेबल एग्जाम्पल्स, तो आराम से आप आंसर लिख के आ सकते हो इस तरीके का। तो मैं एक बार पॉज करके आप लिख सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। क्या, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, आप समझ जाओ। कॉन्टिनेंट मतलब अपना लैंड पर होगा,
ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन पर होगा, दैट मीन्स हॉट होगा, ड्राई होगा, ठीक है, हॉट होगा और ड्राई होगा। समझ में आने वाली बात? नॉर्मली हॉट होगा, ड्राई होगा ना। हॉट प्लस ड्राई एयर मास, हाई टेम्परेचर होगा, वेरी लो ह्यूमिडिटी होगी, फॉर्म्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इंटीरियर, मतलब 15 से 35 डिग्री लेटीट्यूड पर ये अपन लोगों को देखने को मिलेगा। सोर्स रीजन क्या होगा, कहाँ से ओरिजिनेट होता है यहाँ पर, ये कहाँ से, हॉट ड्राई डेजर्ट इंटीरियर लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। मेन रीजन कौन कौन से होंगे, सहारा, अरेबियन पेनिनसुला, थार डेजर्ट, कालाहारी, इंटीरियर ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिकन प्लेचू, formed under the intense insolation leading to the very high temperature। कीवर्ड देखोगे तो एरिड कॉन्टिनेंटल ओरिजिन, फॉर्म्ड ओवर द लैंड, नॉट ओशन, सो लैक मॉइस्चर। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? नॉर्मली एरिड का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों का देखने को नहीं मिलेंगे ह्यूमिडिटी, है कि नहीं? तो बस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, कल वाला ही। कैरेक्टरिस्टिक देख लो, टेम्परेचर वेरी हॉट होगा स्पेशली इन समर, मॉइस्चर जो होगा एक्सट्रीमली ड्राई होगा, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, स्टेबिलिटी जनरली अनस्टेबल होता है नियर सर्फेसेस बट केप्ड बाय द सब्सिडेंस इन्वर्जन प्रिवेंट्स द वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द क्लाउड। विजिबिलिटी कैसे होगी, डस्ट लेडन होगा, हैवी कंडीशन कॉमन होगी, है कि नहीं है? नॉर्मली ये आप लोगों का क्या हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इंटरेक्शन विद द अदर एयर मासेस, अगर ये दूसरे एयर मासेस से इंटरेक्शन करेगा तो वही अभी अपन ये तो देख रहे थे कि दूसरी चीज़ें करते हैं, तो सी वर्सेस एमटी से ये इंटरेक्ट करेगा, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है। क्रूशियल फॉर द मानसून ऑनसेट, अगर ये इंटरेक्शन नहीं करेगा तो आप लोगों का मानसून ऑनसेट नहीं हो पाएगा, है ना। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक अगर करेगा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल अगर मेरा मैरीटाइम ट्रॉपिकल से अगर नहीं करता है तो क्या करेगा, मेरा मानसून ऑनसेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे जाएगा। तो ये इंटरेक्शन करने पर क्या मिलेगा, मेरा मानसून आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी इसी के कारण बनते हैं। और सीटी और एमपी अगर करता है, इंटरेक्ट करता है, तो ये क्रिएट करेगा इनस्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मिड लैटिट्यूड डिस्टर्बेंसेस, मिड लैटिट्यूड में डिस्टर्बेंसेस आएंगे, दो से होगा। फ्रंटल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सीटी हमेशा जो होगा फॉर्म होता है वार्म सेक्टर में, जो फॉर्म करता है वार्म सेक्टर को इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। सीजनल अकरेंस अगर मैं बात करूं, सीजनल अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ये समर मंथ में, मई जून और इंडिया में, दिसंबर जनवरी इन ऑस्ट्रेलिया में। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द समर मंथ, मई जून इन इंडिया, दिसंबर जनवरी इन ऑस्ट्रेलिया। प्रोमिनेंट ओवर द अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर सहारा में हार्मट्टन विंड्स बनती है, एशिया के अंदर थार डेजर्ट होता है, अरेबियन डेजर्ट होता है, लू विंड्स इन द नॉर्थ इंडिया होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंट्रल डेजर्ट की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका लिमिटेड है, मैक्सिकन प्लेटू के बाद में बात करते हैं। समझ में आने वाली बात, सीजनल अकरेंस कैसे होता है। नाउ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट कैसे होते हैं भाई, देखो हीट वेव्स आती हैं अपनी नॉर्थ इंडिया के अंदर मई जून के अंदर, लू विंड जो होती है ना वो इसी के कारण आती है। ड्रॉट कंडीशंस जो कहाँ पर, साहिल रीजन में, राजस्थान में, क्यों, क्योंकि डोमिनेंस होता है सीटी का, मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का। भाई जब ह्यूमिडिटी ही नहीं है तो क्या होगा आप लोगों का, सीधी सीधी बात, ड्रॉट कंडीशंस आएंगी। डस्ट स्टॉर्म्स की बात करें तो सहारा के अंदर, मेडिटेरेनियन सी के अंदर, थार के अंदर, इंडो गैंजेटिक प्लेन के अंदर क्या होंगी, डस्ट स्टॉर्म्स आएंगी। यूएसए के अंदर सीटी जो होता है वो फॉर्म करता है डेजर्ट कॉजेज हॉट ड्राई समर इन द टेक्सास एंड द एरिजोना। समझ में आया ना। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो देखो पूरा का पूरा वही डायमेंशंस खोली हुई हैं, तो वही वाली नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव बात क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड सीटी से क्या होगा आप लोगों का, ड्रॉट स्ट्रेस बढ़ेगा क्रॉप के ऊपर। डस्ट डिपोजिशन से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे साहिल ड्रॉट्स 1970s और 80s की बात करें, फेमाइन एंड दी माइग्रेशन। पॉजिटिव या लिमिटेड की बात, पॉजिटिव जो है बहुत कम है इसके अंदर, भाई नेगेटिव ही चीज़ आती है। क्लियर स्काई जो हेल्प करती है सोलर एनर्जी पोटेंशियल को, थार डेजर्ट सोलर पार्क हो जाएगा। विंटर डोमिनेंस जो होगी वो एड करेगी राबी बीट हार्वेस्ट को। ड्राई और सनी डेज मिलते हैं अपन लोगों को यहाँ पे। समझ में आने वाली बात, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ओके लिखो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। नाउ हेल्थ एंड सोसाइटी इम्पैक्ट की बात करूं तो हीट स्ट्रेस और मोर्टेलिटी से क्या होगा, 2022 और 23 में इंडियन हीट वेव दिल्ली राजस्थान में आई थी।
रिस्पायरेटरी इश्यूज होंगे, डस्ट स्टॉर्म्स आएंगी नॉर्थ अफ्रीका के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो रिस्पायरेटरी इश्यूज आएंगे, सांस लेने में दिक्कत आएगी ना। माइग्रेशन प्रेशर की अगर बात करें तो क्लाइमेट रिफ्यूजिस फ्रॉम साहेल इनटू द यूरोप के अंदर भागेंगे ज़्यादातर रिफ्यूजिस, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। डिजास्टर एंड हैजार्ड की बात करें तो हीट वेव्स आएंगी इंडिया के अंदर। 2022 में हॉटेस्ट मार्च था 122 ईयर्स की, मैं सोचो कितनी बड़ी बात है। 2023 में राजस्थान का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका था। डस्ट स्टॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो 2018 में इंडिया में 100 के ऊपर लोग डिजीज्ड हो गए थे यूपी और राजस्थान के अंदर। वाइल्ड फायर की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में 2022 में बटरफायर्स बुश फायर्स आया था, इंटेंसिफाई हुआ था सिटी डोमिनेंस को। नाउ केस स्टडीज की मैं बात करूं, इंडिया हीट वेव 2022-2023 सिटी फ्रॉम द थार डेजर्ट कॉज्ड द अर्ली क्रॉप फेल्यूर, ठीक है, यील्ड ड्रॉप 10%। साहेल ड्रॉट 2023 की बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड सिटी वीक मानसून फूड इनसिक्योरिटी होगा इससे फॉर द 45 मिलियन वर्सेस डस्ट बाउल 1930s में डस्ट बाउल था, परसिस्टेंट सिटी कंडीशन मैसिव एग्रीकल्चर कोलैप्स हुआ था। आई ना ये बात समझ में? अगर ये बात समझ में तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थिंकर्स और कीवर्ड्स देख लो, सिंपल सा। वॉल्टर एंड लाइच क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिटी रीजन एरिड डेजर्ट क्लाइमेट। पालमन एंड न्यूटन की बात करें, एयर मास थ्योरी की बात कर रहे हैं। सिटी प्लेज द रोल ऑफ द सब ट्रॉपिकल आई, कीवर्ड्स देख लो। लू विंड आएंगी, डस्ट बाउल आएंगे, डेजर्टिफिकेशन होगा, है कि नहीं? ब्लू विंड्स क्या होती है? हॉट ड्राई समर विंड इंडिया होता है। डस्ट बाउल या एग्रीकल्चरल डिजास्टर ड्यू टू द डस्ट स्टॉर्म्स यूएसए में 1930s में आया था। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द परसिस्टेंस ड्राई सिटी। क्लाइमेट चेंज एंगल की अगर मैं बात करूं, वही चीज़ है। IPCC AR6 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मोर हीट वेव्स जो आएंगी, मोर हीट वेव्स इन द सब ट्रॉपिकल ड्राई रीजन में आया, जैसे इंडिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका में रहेगी। एक्सपांसन ऑफ द एरिड जोन, राजस्थान डेजर्ट शिफ्ट कर रहा है आप लोगों का ईस्ट वर्ड की तरफ, याद रखना। राजस्थान जो है ना, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। किधर? ईस्ट की तरफ, इधर, है ना? वेट, ठीक है। नाउ डस्ट स्टॉर्म इंटेंसिफाइंग विद द लैंड डिग्रेडेशन इन द अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट, रिस्क ऑफ अर्बन हीट आइलैंड वर्सनिंग अंडर द सिटी डोमिनेंस। डायग्राम का सजेशन अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड मैप का बना सके आ सकते हो, सिंपल सा हाईलाइट कर दो भाई डेजर्ट बेल्ट कौन कौन से होते हैं, सहारा, अरेबिया, थार, सोरोनम, ऑस्ट्रेलिया। जब बना के आओगे भाई, ये होमवर्क है आप लोगों को, एक बनाना है ये वर्ल्ड मैप, ठीक है। एरो शोइंग हॉट ड्राई विंड मूविंग आउटवर्ड इनटू द मॉनसून रीजन, इंडिया और साहिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ गई समझ में? नाउ मॉडल आंसर आप पॉज करके डायरेक्ट लिख सकते हो अपने उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल, ये लास्ट है। आप लोगों का लगता है कि लंबा खिंच रहा है, भाई ये लास्ट है, आप आराम से ये करो, ठीक है। ये लास्ट है, अब इसके बाद ना कुछ भी नहीं है, उसका थोड़ा सा डिफरेंसेस बताऊंगा और खत्म, ठीक है। एयर मास क्या होगी भाई? ये तो मैंने एयर मास की करी है, डेफिनेशन लिख दिया, मैं बार बार एयर मास की डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। नाउ ये आप पढ़ लेना पॉज करके, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ आप लोगों का। ऑरिजन एंड द सोर्स रीजन, देखो 0 से 10 डिग्री पर होता है। कॉन्टिनेंटल की बात आ गई ना, कॉन्टिनेंटल एयर मास इसकी, तो कॉन्टिनेंटल एयर मास हो गया फॉर्म बिटवीन द 0 to 10 डिग्री ओवर द लार्ज कॉन्टिनेंट इंटीरियर। अब याद रखना मैंने क्या बताया था, कॉन्टिनेंटल एयर मास पर क्या होता है भाई, यहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो मेरा यहाँ पे ये मॉइस्ट होता है, याद रखना। कॉन्टिनेंट तो है लेकिन ये ड्राई नहीं होता है। हाई इंसुलेशन होगा भाई, इंटेंस सोलर हीटिंग होगा ईयर अराउंड, लो प्रेशर नियर द ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, स्टैग्नेंट विंड होगी, वीक प्रेशर ग्रेडियंट होगा फॉर द एयर, अक्वायर द लोकल प्रॉपर्टीज। मेन सोर्स रीजन जो होंगे ना वो होंगे आपका कोंगो बेसिन, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना, है कि नहीं। कोंगो बेसिन अफ्रीका, अमेजन इंटीरियर साउथ अमेरिका, न्यू गिवेना इंडोनेशिया। कीवर्ड सोर्स रीजन, एरिया वेयर द एयर रिक्वायर्स द टेम्परेचर मॉइस्चर फीचर। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा आंसर बेस पे लिखवा दिया कि डायरेक्ट आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखाना वहाँ पे एग्जाम के अंदर, समझ में आने वाली बात। नो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल एयर मास की भाई? टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्टेबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, वर्टिकल एक्सटेंट और वेदर। ये देख लो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा भाई, 25 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है विद द मिनिमल सीजनल वेरिएशन। मॉइस्चर जो होगा ह्यूमिड होगा बस लेस देन मेरीटाइम इक्वेटोरियल, भाई ह्यूमिड तो होगा ही
क्यों, लेकिन ये मेरीटाइम इक्वेटोरियल से थोड़ा सा कम होगा, क्यों, क्योंकि लैंड ओरिजिन है। ये क्या होता है, लैंड पर बनना है ना अपना कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल रीजन, है कि नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ह्यूमिड होगा, लेकिन आप लोगों का क्या होगा, कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल है, ठीक है, ऐसे होना है, ठीक है। नाउ हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हॉट है, वेरी हॉट है, टेंडेंसी टू राइज ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द लैंड सरफेस, प्रेसिपिटेशन स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, क्योंकि आफ्टरनून थंडरस्टॉर्म्स आएगी, वर्टिकल एक्सटेंड जो होगा इन्फ्लुएंस करेगा ट्रोपोस्फियर अप टू द 12 to 14 किलोमीटर। वेदर कंडीशन कैसे होंगी, हॉट होगी, ह्यूमिड होगी, ऑपरेसिव होगी, ऑपरेसिव बट रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, डायurnal देन द कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस तो नहीं होगा लेकिन डायurnal होगा, मतलब पहले हो सकता है कि बहुत बढ़िया तरीके से वो खुला हो, आपका मॉर्निंग में बहुत कोई भी मौसम ऐसा नहीं हो और दिन के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क बादल आ गए और आप लोगों को बारिश हो गई, है कि नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। जब हम लोग वो क्लाइमेट के जब क्लासिफिकेशन देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा। ना क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स क्या होंगे इस पर, ठीक है, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या होंगे इस वाली चीज़ के, रीजनल क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, ये कॉन्गो टाइप क्लाइमेट को क्रिएट करता है, जिससे आप लोगों का हॉट और वेट बट लेस वेट देन दी मेरीटाइम इक्वेटर क्लाइमेट होगा, ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल होगा 150 से 200 सेंटीमीटर एनुअल डोमिनेंस, ठीक है। नाउ लगभग 4 PM सावर बोलते हैं इस चीज़ को, मतलब लगभग 4 बजे के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। वेजिटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बनते हैं यहाँ पर, दो स्लाइटली पेचियर देन दी कोस्टल इक्वेटोरियल जोन्स, भाई ऑब्वियस सी बात है, कोस्टल एरिया में तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर होंगे, तो इसीलिए थोड़े से स्लाइटली पेचियर होंगे। नाउ कीवर्ड देख लो, एवरग्रीन कैनोपी होंगी, मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट होती है, कवर्ड विद द नो सीजनल शेडिंग, भाई सीजनल शेडिंग नहीं होती। ऑन ह्यूमन सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं तो वही वाली बात है कि भाई स्पार्स पॉपुलेशन ड्यू टू द डिसीजेज, मतलब मलेरिया होगा, स्लीपिंग सिकनेस होगी यहाँ पर, थिक फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, और पुअर एक्सेसिबिलिटी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी पॉपुलेशन थोड़ी क्या होगी आप लोगों की बिखरी बिखरी दिखाई देगी। इंडिजीनियस ट्राइब्स रिलाई ऑन दी शिफ्टिंग कल्टिवेशन, मतलब स्लैश एंड अर्बन बर्न एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब जो आपके काटते जाएंगे फॉरेस्ट चीज़ों को और वहाँ पर बनाते चले जाएंगे, ठीक है, आग लगा के ना। ऑन ग्लोबल सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूँ पूरे में, तो कंट्रीब्यूट टू द हेडली सेल सर्कुलेशन, राइजिंग एयर नियर द ITCZ, रिलीज द लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, फ्यूल्स द ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करूँगा तो डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन एंड कॉन्गो वीकन्स CE इंटेंसिटी, नासा 2023 ने ये रिपोर्ट दी थी। समझ में आया, अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक बार ओके करो कमेंट सेक्शन में विथ टाइम स्टैम्प, तो मेरे को पता चल जाए कि हाँ भैया ये ओके इस चीज़ का है। अगर ओवरऑल अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट करो, लाइक करो, और आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। केस स्टडीज़ एंड द एग्जाम्पल्स देख लो। कॉन्गो बेसिन DRC के अंदर डेली कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कहाँ पर, किंशासा रेनफॉल, किंशासा क्या है, कॉन्गो की कैपिटल है, क्या है, कॉन्गो की कैपिटल है, याद रखना ये चीज़, किंशासा, ठीक है। कॉन्गो बेसिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इस बार आना है, पॉसिबिलिटीज है, लगभग मोर देन 150 सेंटीमीटर तक हो जाता है। अमेजन बेसिन की अगर मैं बात करूं, ब्राज़ील में होता है, तो 2024 में एल नीनो ड्रॉट से रिड्यूस हो गया था कन्वेंशनल रेनफॉल, तो क्रॉप और हाइड्रो पावर जो है अफेक्ट किए थे इससे। न्यू गिना में 2023 और 24 में वाइल्ड फायर्स रिस्क इंक्रीज हो गया था, क्यों, क्योंकि CE जो था, CE रेनफॉल था वो कम हो गया था, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। डायग्राम जो है, डायग्राम है, आप और अपने आराम से बना के आ सकते हो, एक तो वर्ल्ड मैप बना के आ सकते हो जो आप लोगों का CE सोर्स रीजन को दिखा रहा हो, जिसमें कॉन्गो, अमेजन, न्यू गिना सब बताने लगे हो, तो देखो ये बन गया आप लोगों के कॉन्गो, हाँ ये हो गया कॉन्ग, 1 मिनट में इसको ऐड कर देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। देखो ये इधर कॉन्गो का इलाका हो गया, अमेजन का इलाका हो जाएगा, ठीक है, न्यू गिना का इलाका हो जाएगा, तो वही चीज़ हो गई। वर्टिकल सेक्शन, अब ये AI से बना हुआ है तो याद रखना इस तरीके से पूरा तरीके से सही नहीं हो सकता है, देख लेना एक बार, ठीक है। नाउ वर्टिकल सेक्शन बना सकते हो कि लैंड हीट हो रहा है, इससे आप लोगों का राइजिंग कन्वेक्शन करंट आ रहा है, मतलब ये लैंड हीट हो गया, इस तरीके से बना के सकते हो, तो क्या होगा, राइजिंग कन्वेक्शन करंट हो गया, तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है।
कोमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे हैं, ये बन गए कोमुलोनिम्बस क्लाउड, और यहाँ पर रेनफॉल होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके का डायग्राम बना के आ जाना। नाउ क्लाइमोग्राफ बना सकते हो ये आराम से, क्लाइमेटोलॉजी का ग्राफ, जिसमें मतलब किशाना का अगर मैं बनाऊँ तो ये बना सकते हैं क्लाइमोग्राफ ऑफ द किशाशा, ठीक है, किशाशा का। ये क्या है, कैपिटल सिटी है DRC की। टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल जो 150 से 180 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। वो जनवरी फरवरी से बना दिया लोगों ने, ऐसे बन गया आप लोगों का। ये मैंने AI से बोल दिया था, AI ने बना दिया था, मेरी कोई भी इसमें अपना क्रेडिट नहीं लूँगा। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ UPSC में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वाले से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। देखो, क्लासीफाई द एयर मासेस एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द AE एंड द शिपिंग द कॉन्गो बेसिन। डिफरेंस बता दो ME और CE एयर मासेस में एग्जांपल के साथ। डिफॉरेस्टेशन इज अल्टरिंग द बिहेवियर ऑफ द CE एयर मासेस। कमेंट करो इस चीज़ पे, 20 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ करा दी है आप लोगों को, सब कुछ ये हो चुका है नॉर्मली। लास्ट पे कंपैरेटिव टेबल बना सकते हो कि आप लोगों का ना इतना सारा करने के बाद रिवाइज करने के लिए भी तो चाहिए, तो सिंपल एक कंपैरेटिव टेबल बना सकते हो। कौन कौन सी की बना दी, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और इक्वेटोरियल की बात में बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोल के नहीं लिख रहा, आप पॉज करके आराम से इस चीज़ को पढ़ लेना और अपने उसमें बना लेना। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। नाउ आपका होमवर्क क्या है, देखो होमवर्क बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सबसे पहले तो डायग्राम्स बनाने जितने बन सकते हैं, और ये दो जो है क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं अगर आप लोगों को डाउट है कि भाई मेरा सही है कि नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर आप क्या इंप्रूव कर सकते हो। समझ में आने वाली बात। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो अभी लेक्चर ले लेता हूँ उसके बाद कर लूँगा, भाई ना 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 ना, आज लेक्चर लिया है तो आज ही इसको करो, ट्राई करो, चाहो तो देख के लिखो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद करो, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये सही है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आंसर लिखो मुझे मेल करो, है कि नहीं है नॉर्मली। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अपना इसी पर चलेगा, इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस पे, जो मेरे फाइनल इसको मैं कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। पूरा का पूरा अपन लोग कोई ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, पूरा एग्जाम से रिलेटेड है। समझ में आने वाली बात, ठीक है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। और जो लोग लास्ट तक आए हैं, मैंने अब कल भी अनाउंस किया था कि जो मेरे स्टार्टिंग के 500 सब्सक्राइबर होंगे उन लोगों को मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग हैं वो, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप ही लोग हैं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट भी मेल, जैसे कोई मटेरियल आता है, जब मैं कोई भी नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ तो आप लोगों को मैं सबसे पहले वो चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा लाइफ टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।